हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं संसद के क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूं, ये पार्ट सेकंड है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताए थे और पार्ट सेकंड में भी मैं बहुत ही शानदार संसद के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा महासचिव लोकसभा अध्यक्ष को परामर्श देता है, ये सही है। ये संसदीय अभिसमयों का संरक्षक होता है। जो महासचिव होता है लोकसभा का, वो संसदीय अभिसमयों का संरक्षक होता है, ये सही है। महासचिव सभी संसदीय समितियों को सचिवालय सहयोग प्रदान करता है, ये भी सही है। महासचिव का चयन संसद के सदस्यों में से होता है, ये कथन गलत है। जी हाँ, महासचिव है वो संसद के सदस्य नहीं होता, मतलब महासचिव है वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। महासचिव की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस तरह से इसका आंसर द हो जाएगा, द गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा के महासचिव के बारे में सही नहीं है? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। देखिए, महासचिव होता है वो अध्यक्ष का सलाहकार होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष है उसका सलाहकार होता है महासचिव, ये सही है। महासचिव अध्यक्ष के नाम पर प्राप्त अधिकार के तहत कार्य करता है, यानी अध्यक्ष है महासचिव को कुछ अधिकार देता है विनियम द्वारा, उन अधिकारों के तहत कार्य करता है, ये भी सही है। महासचिव अध्यक्ष के अधीन प्रत्यायोजित अधिकारों के साथ कार्य करता है, ये गलत है। महासचिव अध्यक्ष के नाम पर आदेश पारित करते हैं, यानी जो भी आदेश होता है वो महासचिव अध्यक्ष के नाम पर पारित करता है। आपसे पूछा जा सकता है महासचिव किसके नाम पर आदेश पारित करता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन ब राष्ट्रपति, ऑप्शन स मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन द प्रधानमंत्री। तो ऐसे ऑप्शन दे सकता है आपसे। अगला देखिए, भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, तो ये सही है कि संसद है वो देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। समवर्ती तथा संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है, ये गलत है। ये गलत क्यों है आगे हम देखेंगे। विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है, ये भी सही, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और अब देखिए इसका आंसर, भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है, ये गलत है। न्यायाधीशों को सीधे संसद द्वारा नहीं हटाया जाता है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अंतिम आदेश द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली नहीं है? तो विधायी मामले में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। कार्यकारी मामले में भी लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। वित्तीय मामले में भी लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। जबकि संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा को समान बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में लोकसभा के पास राज्यसभा के बराबर अधिकार है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, इसमें तो राज्यसभा को ज़्यादा प्राप्त है। संविधान में संशोधन, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर प्राप्त है, ये आंसर होगा। सरकार को हटाना, इसमें लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। कटौती प्रस्ताव बनाना, ये कटौती प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा ही बनाती है, केवल लोकसभा बनाती है। आगे देखिए, निम्न से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति और दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना, इसमें लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयकों का प्रस्ताव और पारित होना, इसमें दोनों को शक्तियाँ प्राप्त हैं बराबर। और ऑप्शन नंबर 3, अविश्वास प्रस्ताव पेश करना और पारित करना, ये सिर्फ लोकसभा का काम है। धन विधेयक पेश करना और पारित करना, ये भी सिर्फ लोकसभा का काम है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष के पास सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति होती है, ये सही है, जिसे साइन डाई कहते हैं। उसके पास इस्तराफसान के बाद में सदन को बुलाने की शक्ति प्राप्त है। देखिए, इस्तराफसान राष्ट्रपति करता है, ये हम सबको पता है कि इस्तराफसान है वो राष्ट्रपति करता है।
और राष्ट्रपति स्त्रावसान कब करता है, किस तहत 74(2) क के तहत करता है। और इसमें एक बार स्त्रावसान करने के बाद वो लोकसभा अध्यक्ष है, वो सदन को बुलाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। एक प्रकार से वो बाद में सत्रावसान के बाद का मतलब यही होता है तुरंत, तो सत्रावसान के तुरंत बाद है वो बैठक नहीं बुला सकता है सदन की। तो ये ऑप्शन है जो इसमें दे रखा है कि बुलाने की शक्ति है, ये गलत है, नहीं है। तो ऑप्शन ब हो जाएगा, सही नहीं है तो ब नहीं है। आगे देखिए, लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष तब तक अपने पद को नहीं छोड़ता जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक का समय न आ जाए। कहने का मतलब है तब जब तक लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए तब तक लोकसभा का अध्यक्ष अपनी गद्दी पर बना रहता है, तो ये भी सही है। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह उसका पद रिक्त माना जाएगा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत पद पर रहता है, ये गलत है। चुनाव के समय उसका सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष है वो जब लोकसभा का चुनाव होता है, यानी चुनाव का मतलब चयन होता है, याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है तब वो सदस्य होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वो सदस्य के रूप में पहले शपथ ले चुका होता है। वह सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 118(4) में लिखा है, अनुच्छेद 118(4) में लिखा है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो सी है वो गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? सही पूछा है तो सही सी है, बाकी पहला और दूसरा तो गलत हो ही चुका है। अब देखिए वाचन से भी संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन वाचन से संबंधित इसमें नहीं दिया, लेकिन प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वाचन 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। फिर क्वेश्चन आएगा कि किस स्तर पर किस वाचन में कोई भी चर्चा नहीं होती है। तो किस वाचन में कोई भी चर्चा नहीं होती है? प्रथम वाचन में कोई भी चर्चा नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, किस वाचन में शीर्षक एवं उद्देश्य पढ़े जाते हैं? तो शीर्षक एवं उद्देश्य पेश किए जाते हैं, वो प्रथम वाचन में किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि किस वाचन के अंतर्गत प्रवर समिति को रिपोर्ट भेजी जाती है। तो प्रवर समिति को रिपोर्ट भेजी जाती है, या तो वो लोकसभा की प्रवर समिति हो सकती है या दोनों ही सदनों की संयुक्त समिति को भी वो रिपोर्ट भेजी जा सकती है। कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रवर समिति होती है, मतलब कहने का मतलब प्रवर समिति में लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं। तो इस कारण प्रवर समिति का संबंध है वो द्वितीय वाचन से है। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, द्वितीय वाचन में क्वेश्चन है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद विधेयक की प्रत्येक धारा पर विस्तृत चर्चा और मतदान किस वाचन में होता है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद विधेयक की प्रत्येक धारा पर विस्तृत चर्चा और मतदान किस पर होता है? तो वो होता है द्वितीय वाचन में। द्वितीय वाचन के भी खंड 2 में होता है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बन जाता है कि किस वाचन में संपूर्ण रूप से विधेयक को स्वीकार और अस्वीकार के लिए मतदान होता है? वो तो मतदान होता है विस्तृत चर्चा पर मतदान, लेकिन स्वीकार करना अस्वीकार करना विधेयक को, उस पर मतदान वो तृतीय वाचन में होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ से बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। भारत की संसद में पूर्व स्थापित और पारित विधेयकों के विषय में विधायिक प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विधेयक से संबंधित जो कथन दिया हुआ है वो 3 कथन है, बताइए कौन से सही हैं। संसद में लंबित विधेयक सदन के स्त्रावसान के कारण व्यक्तगत नहीं होता है, ये सही है। मान लीजिए संसद में कोई विधेयक है, वो सदन में रखा हुआ है और सदन का स्त्रावसान हो जाता है, तो क्या वो विधेयक खारिज हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये सही है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक है और लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यक्तगत नहीं होता, तो ये कथन सही है। क्योंकि लोकसभा का जब
फिर से अधिवेशन होगा तब वो विधेयक उसमें पेश कर दिया जाएगा। तो ये भी सही है। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा में लंबित है तो अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा। तो व्यक्तिगत हो जाएगा। देखिए, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में लंबित है और या लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा में लंबित है, पारित करने के बाद अगर वो अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा, फिर वो व्यक्तिगत होगा क्योंकि लोकसभा ने वो पारित कर दिया है। अब वो राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है क्योंकि राज्यसभा उस विधेयक पर उसको पारित करेगी और पारित करने के बाद तो 108 के अनुसार लोकसभा विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा। तो ये कथन भी सही है, तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए ऐसा तीनों सही हैं। भारतीय संसद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। संयुक्त बैठक कितने बार हो चुकी है मुझे बताइए? संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। कितने बार हो चुकी है? संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। तो पहली बैठक 1961 में हुई थी और तीसरी बैठक संयुक्त बैठक 2002 में हुई थी। दूसरी मुझे याद नहीं आ रही है, पहली 1961, तीसरी वाली 2002 में, दूसरी आगे देखिए। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। जी हाँ, 13 अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा का पहला स्तर कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला स्तर बुलाया गया था 13 मई 1952। लोकसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 को और लोकसभा का पहला स्तर हुआ था 13 मई 1952 को। लोकसभा है वो पहली लोकसभा 5 वर्षों के लिए रही थी, लेकिन कब से कब तक रही थी ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम लोकसभा अवधि है वो 13 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही थी। कोई लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि 13 अप्रैल 1952 से लेकर 13 अप्रैल 1957 करके आएंगे, लेकिन सही यह है कि 13 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक हुई थी। आपको बता दें कि 4 अप्रैल 1957 को ये भंग कर दी गई थी। तो पहली लोकसभा है वो 4 अप्रैल, देखिए 4 अप्रैल 1957 तक क्यों चली थी? क्योंकि ये चलनी तो 12-13 अप्रैल तक थी ना, 12 या 13 अप्रैल तक थी, यानी तभी तो 5 वर्ष पूरे होंगे। लेकिन ये 4 अप्रैल 1957 को ही भंग कर दी गई, यानी कुछ दिन पहले ही भंग कर दी गई, थोड़े दिन और चल सकती थी। अध्यक्ष थे पहले तो JV मावलकर, उपाध्यक्ष थे M.A. अयंगर। कोई नहीं पूछेगा, महासचिव पूछा जाएगा M.N. कौल। तो लोकसभा का प्रथम लोकसभा का महासचिव कौन था? M.N. कौल। प्रथम लोकसभा कब भंग कर दी गई? 4 अप्रैल 1957। प्रत्येक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट। लोकसभा अध्यक्ष किस संसदीय समिति का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियम समिति। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष किस संसदीय समिति का पदेन सभापति होता है? देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपको पढ़ना एक्स ऑफिस चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष होता है तो इसने हिंदी में दे दिया सभापति। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है और एग्जाम में सभापति देते हैं, सभापति की जगह अध्यक्ष दे देते हैं, अध्यक्ष की जगह सभापति देते हैं, उप सभापति की जगह उपाध्यक्ष दे देते हैं। ऐसा कुछ एग्जामों में हमें देखने को मिला है। तो इसका नियम समिति हो जाएगा विशेषाधिकार समिति का। तो आप हमें यह भी पता होना चाहिए कि विशेषाधिकार समिति, लोक उद्यम समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं प्रस्तावों पर समिति, इसका अध्यक्ष तो नहीं होता है। आगे देखिए, लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और विशेष बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में विचार कीजिए।
भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ये सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी सही बात है। ऊपर दोनों कथन सही हैं। आगे देखिए, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का स्पष्ट या प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 75(3) केवल ये उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस सामूहिक उत्तरदायित्व को परखने के लिए लोकसभा की नियमावली के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया निर्धारित किस नियम के अंतर्गत की गई है? नियम 198 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद केवल जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन यानी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेही होती है। इसी कारणवश अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित अर्थात पेश किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन छांटना है। प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है, ये सही है। शून्यकाल संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रारूपिक भारतीय नव परिवर्तन है। एग्जाम में क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। कहने का मतलब शून्यकाल है वो भारतीय संसद की देन है, यह भी सही है। नव लोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकन परिघटना है। जो नव लोक प्रशासन है, नव लोक प्रशासन है, ये अमेरिका से लिया गया है, ये बात भी सही है। प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है, ये गलत है। प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से नहीं निकला है, बल्कि ये संवैधानिक प्रावधान है। तो इसलिए ऑप्शन द गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है? धन विधेयक में देखो क्या होता है। धन विधेयक में टैक्स लगाना वो भी धन विधेयक होता है, टैक्स हटाना धन विधेयक होता है, टैक्स को समाप्त करना धन विधेयक होता है, टैक्स में परिवर्तन करना धन विधेयक होता है, किसी से धन उधार लेना धन विधेयक होता है, संचित निधि से कोई धन खर्च करना वो भी धन विधेयक होता है। संचित निधि में से जो सैलरी वगैरह दी जाती है संसद विधायकों को जो भी है, तो जो सैलरी दी जाती है वो भी धन विधेयक में शामिल होता है। जो संचित निधि के धन विनियोग होता है वो भी होता है। खर्च करना, संचित निधि से धन खर्च करना वो भी धन विधेयक की परिभाषा में आता है। बजट पर जो भी पैसा खर्च होता है वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। तो ये धन विधेयक के अंतर्गत इतनी बातें याद रखना। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम एवं विनियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? यानी कार्यपालिका से संबंधित जो नियम बनते हैं, जो विनियम बनते हैं, वो कौन सी समिति बनाती है, ये पूछा है। तो अधीनस्थ विधान पर समिति, जी हाँ, इसके अधीन होते हैं। अधीनस्थ विधान पर समिति यानी अधीनस्थ विधान समिति है, वो कार्यपालिका से नियम एवं विनियम बनाती है, कार्यपालिका से संबंधित। तो अगला देखिए, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित कौन से कथन सही हैं? संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। यह तो ठीक है कि सामान्य विधेयक के लिए, वित्तीय विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं करता। क्यों नहीं करता है भाई? अध्यक्ष ना हो तो उपसभापति ही करता है अध्यक्षता, सभापति नहीं करता, लेकिन उपसभापति तो करता है। और किस नियम के तहत करता है ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे पता करके बताइए कि किस नियम के अंतर्गत ये उल्लेख मिलता है कि उपसभापति अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की। और तीसरा ऑप्शन है, तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/, यानी 6वां गणपूर्ति होनी चाहिए। 6वीं गणपूर्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि 10वीं गणपूर्ति होनी चाहिए। तो संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/10 सदस्य यानी गणपूर्ति होनी जरूरी है। यानी 543 सदस्य, मान ली 543 हैं, 543 ही है। तो 543 में से 10% कितना हो सकता है? यानी 55 सदस्य, यानी 54.5 मतलब 55 सदस्य होने चाहिए। यानी 55 सदस्य होंगे तभी वो संयुक्त बैठक है, उनके 55। और राज्यसभा के भी देखिए
होने हैं। 245 का 10% कितना होता है? 25 सदस्य, 55 बे 25 बे 55 है, 25 कितने होते हैं? 60, 80 सदस्य। 80 सदस्य होने चाहिए, तब जाकर ये होता है। तीनों का कथन गलत है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो लोकसभा के अधीन कौन सी नहीं आती है? देखिए, कुल 24 समितियां होती हैं। 24 समितियों में से 8 समितियां तो होती है राज्यसभा की और 16 समितियां होती हैं लोकसभा की। अब देखिए, क्वेश्चन है कि लोकसभा के अधीन कौन सी समिति नहीं आती है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति है वो राज्यसभा के अंतर्गत आती है, लोकसभा के अंतर्गत नहीं आती। लोकसभा के अंतर्गत आती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति है ये राज्यसभा के अंतर्गत आती है। कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो आपको पढ़ ही चुके हैं कि जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति है वो नहीं आती। एक और है सामाजिक न्याय, ये आ चुका है क्या? हाँ। तो देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति है वो लोकसभा के अंतर्गत नहीं आती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है और इसी बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या होगा? संयुक्त सत्र निर्धारित समय पर आयोजित किया जाएगा और क्या होगा? यदि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है, राष्ट्रपति ने कह दिया कि संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा और जैसे राष्ट्रपति ने कहा संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा उसी बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या होगा? संयुक्त सत्र निर्धारित समय पर आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है सेकंड ग्रेड में इस बार जो एग्ज़ाम होगा 12 जुलाई को, 13 जुलाई को, 14 जुलाई, उसमें किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन छपेगा। आगे देखिए, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष कर दिया गया? तो 5वीं लोकसभा में, जी हाँ 5वीं लोकसभा में वो 6 वर्ष कर दिया गया, वो भी 2 बार। जी हाँ 2 बार, एक बार नहीं, 2 बार, 6 वर्ष, तो 2 बार कर दिया गया था 5वीं लोकसभा में। निम्न से कौन सा संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो संसद के सदस्यों के कुछ अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, उनमें से कौन सा अधिकार इसमें से शामिल नहीं है? चर्चा और कार्यवाही की स्वतंत्रता ये तो है। संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार ये भी है। अजनबियों को संसद से बाहर निकालने का विशेष अधिकार ये भी है। कोई भी अजनबी घुसने की कोशिश करेगा संसद के सदस्यों से बाहर निकाल देंगे, चल निकाल, ये भी है। संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार ये भी है। चर्चा और कार्यवाही की स्वतंत्रता ये भी है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता ये गलत है। इसका मतलब है कि वो साक्षी के रूप में वहाँ पे पेश होते हैं और उनके साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता नहीं है उनको, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि इसमें दे रखा स्वतंत्रता है लेकिन नहीं है। आगे देखिए, भारत की संसद किसके द्वारा, किनके द्वारा मंत्री परिषद के कर्तव्यों पर यानी मंत्री परिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है? देखिए, मंत्री परिषद जो भी कार्य करती है उसके कार्यों पर नियंत्रण भी रखना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इस बार छपेगा। तो भारत की संसद किसके द्वारा मंत्री परिषद के कर्तव्य यानी कार्यों पर नियंत्रण रखती है? ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी अनुपूरक प्रश्न। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जी हाँ, स्थगन प्रस्ताव द्वारा भी मंत्री परिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है, प्रश्नकाल के द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता है और अनुपूरक प्रश्न द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता है। अब कहोगे अनुपूरक प्रश्नकाल, इनके द्वारा कैसे नियंत्रण रखा जाता है? तो जो संसद के जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों द्वारा उनके कार्यों पर वो नियंत्रण, एक प्रकार से प्रश्नों द्वारा उनके कार्यों पर नियंत्रण है वो रखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की
अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि भी लोकसभा में आते हैं, ये आप सबको पता है। कितने आ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आ सकते हैं लोकसभा में। अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब देखिए, संसद का प्रतिनिधि, इसके सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, जिनमें राज्यसभा कोई प्रतिनिधि नहीं है। इनका एक सब, ये कोई और क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन है किसका आ गया है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें तो समितियां हैं। देखिए, समितियां एक बार देख लेते हैं। ये शायद पिछले का था, शायद आगे आएगा ये क्वेश्चन, एक बार देखता हूँ। हाँ, इसका है क्वेश्चन, किसका आंसर था वो। देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, ये आपसे पूछा है। देखिए, यूपी टेट 2019 में आया हुआ। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, इसमें लोक लेखा समिति, व्यापार सलाहकार समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। आप देखिए, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी समितियों का कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है। ये नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और व्यापार सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसमें भी लोकसभा की समिति से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से, इसमें 11 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से 11 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। ये हटकर क्वेश्चन है कुछ, ये इस बार आने की थोड़ी सी संभावना है। अगला देखिए, किन विधायी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। किन विधायी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक, तो नए राज्यों का गठन करना है और उससे संबंधित कोई विधेयक रखना है, तो देखिए उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, ये सही है। राज्यों के हितों से संबंधित कर विधेयक, यानी राज्यों से संबंधित हित चाहती है संसद, उससे संबंधित कोई कर लगा रही है, विधेयक पेश कर रही है, तो उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है, ये भी सही है। राज्य सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, देखिए राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, उसके कार्य शक्तियों में परिवर्तन, क्षेत्र विस्तार में परिवर्तन, आपको पता ही है संसद करती है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो तीनों में, और देखिए धन विधेयक में भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो 1, 2, 3, 4, चारों में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। चारों ही ऑप्शन इसके हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। आगे देखिए, संसद में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। विचार कीजिए, विधेयक जो किसी राज्य के नाम, सीमाओं, क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं, नए राज्य की मांग होना चाहते हैं, तो इसमें भी राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। जी होगी, ये सही है। राज्य विधेयक जो व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो राज्य विधेयक जो व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं, ये हो सकता है, होने की संभावना है। ये आगे देखते हैं, पहला तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। विधेयक जो किसी भी कर शुल्क को लगाता है या बदलता है, उस राज्य उसमें रुचि लेता है, ये सही है। तो दूसरा भी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन है सही हो जाएंगे। अब देखिए, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, तो क्या होगा, बजट में संशोधन कर दोबारा पेश किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर संघीय बजट पारित ही नहीं होगा तो उसे दोबारा पेश नहीं किया जाएगा, याद रखना। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है? नहीं, राज्यसभा को बजट नहीं भेजा जाता है, पारित नहीं होता है तो फिर भेजा, पारित होने के बाद भेज सकते हैं, लेकिन पारित नहीं हुआ तो फिर क्यों भेजेगी, तो ये भी नहीं होगा। संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है, तो त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है, ये भी लगभग थोड़ा तो ठीक है। ऑप्शन द देखते हैं, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है,
तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है, ये सही है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग। जी हाँ, आर्थिक कार्य विभाग है वो संघीय बजट को तैयार करने और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? यानी लोकसभा की संख्या में वृद्धि को कौन से संशोधन में की गई? तो लोकसभा की संख्या में वृद्धि है वो 2 संशोधन के तहत की गई। एक तो की गई 7वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 500 से 525 कर दी गई थी, आपको तो पता ही है। एक 31वां संविधान संशोधन में वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से 7वां और 31वां इसका आंसर है, हो जाएगा। अगर आपको 7वां भी पता है तो भी आप सही ऑप्शन छांट सकते थे। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन ड है कि संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। नहीं 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 नहीं, लोकसभा को अध्यक्ष को सिर्फ लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इसने आंसर में दे दिया, क्वेश्चन में आंसर दे दिया प्रथम स्पीकर। इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। जी हाँ, जीवी मावलकर के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जीवी मावलकर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो? नहीं। राज्यसभा के सभापति? नहीं। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो? यस। राज्यसभा में सदन का नेता? नहीं। तो मंत्री है वो मंत्री लोकसभा में भी भाग ले सकते हैं और राज्यसभा में भी मंत्री भाग ले सकते हैं, लेकिन वो मनोनीत नहीं होना चाहिए। भारतीय संसद की लोकसभा के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 543 है। बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 272 या उससे अधिक सीटें होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, साफ दिख रहा है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाई लेवल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर दे दिया है। सब ने पकड़ लिया होगा। विभागों का बंटवारा वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, मंत्रियों के बीच के विभागों का बंटवारा। तो सिंपल सी बात है, गलत हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल संख्या 543 है, सही है। बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 272 या उससे अधिक सीटें होनी चाहिए, ये भी सही है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब देखिए ये थोड़ी सी अलग से जानकारी है, इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए कथन फर्स्ट है, देखिए आगे आया क्वेश्चन होगा शायद ये। आगे देखिए, लोकसभा के आम चुनाव के बारे में निम्न से कौन सा कथन है सही है? प्रत्येक संसदीय क्षेत्र केवल एक सदस्य का चुनाव करेगा। 1962 से पहले एकल सदस्यीय और बहु सदस्य दोनों प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र थे। ये बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक सदस्य चुनते थे। भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 के दौरान हुआ था। पहले आम चुनाव के समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 थी। एकदम का पेट मार दी, 543 तो नहीं थी भाई। तो पहला ऑप्शन है 489 थी। कितनी थी? 409 थी। पहले आम चुनाव के समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 489 थी, 543 नहीं थी। तो प्रत्येक संसदीय क्षेत्र केवल एक सदस्य का चुनाव, यानी चुनाव के समय पूछा है, पहले आम चुनाव के समय लोकसभा की सदस्य संख्या, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले आम चुनाव के समय कितनी थी? 489 थी उस समय।
और 445 543 नहीं थी, द गलत हो जाएगा, बाकी सही है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र केवल एक सदस्य का चुनाव करेगा। 1962 से पहले एक सदस्य और बहुसदस्य दोनों प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र थे। एक सदस्य और बहुसदस्य दोनों प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र 1962 से पहले थे, सही है। ये बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक सदस्य चुनते थे। एक से अधिक क्षेत्र से आपको पता ही है, दो दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ लिया करते थे। जैसे कि आपको पता है राजस्थान का मुख्यमंत्री जयेंद्र व्यास तो सीटों से लड़ा था, तो दो दो सीटों से लड़ सकते थे। आज भी दो दो सीटों से लड़ सकते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 के दौरान हुआ था, ये सही है। यानी 51-52 के दौरान का मतलब है कि कई महीनों तक चुनाव होते हैं। तीनों सही हैं, चौथा गलत है। 489 थी, 543 नहीं थी उस समय। और भारत में पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये बात सही है। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहा है, ये बात सही है। और निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उसकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें मंत्री और मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। तो ये इसका तो काम यही है, मंत्रियों के कार्यों की निंदा करना ही इसका काम है। तो ये तो सही है। तो दूसरा कथन है वो केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहला गलत है कि अनुमति की निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने तो सभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। देखिए मैं नहीं एक बार भूल गया था नहीं को कि ये नहीं, देखिए पहला भी सही है, दूसरा सही है, दोनों कथन 100% सही है। मैं आपको एक भी % गलत नहीं बताऊंगा, एक भी % मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। अगर डाउट होगा मैं उसको स्किप कर दूंगा, लेकिन गलत नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए ये आगे का क्वेश्चन का होगा शायद। आगे देखिए, निम्न में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? निम्न में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, सही है। यदि लोकसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों की बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है, तो प्रस्ताव पारित करने मात्र से उसको हटाया नहीं जाता है। प्रस्ताव पारित करने से मात्र से नहीं होता, बल्कि जब तक वो उससे पूरी तरह से हटा नहीं जाता। तो ये गलत है। यदि सत्तारूढ़ दल में अपना बहुमत खो देता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। पहला सही है कि लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो उसे हटाया जा सकता है। ओनली केवल 4 सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन लोकसभा का पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को समय? देखिए, निम्न में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति यानी फोटोकॉपी, तो धन विधेयक की एक फोटोकॉपी राज्यसभा को भेजते समय स्पष्टांकित करता है, यानी स्पष्ट पर अंकित करता है कि ये विधेयक इससे संबंधित है, ये विधेयक इससे संबंधित है, इस विधेयक में इतने पर्सन हैं, इतने ऐसे हैं। तो सब कुछ डिटेल पृष्ठ पर अंकित कर देता है। जैसे पहला पृष्ठ पर दे देता है, लिख देता है कि इसमें 20 सवाल है। दूसरे पृष्ठ पर लिख देता है कि इसमें इतने विधेयक से संबंधित इतने विषयों पर की गई है, ऐसे लिख देता है, 3 4 ऐसे। मतलब प्रत्येक पृष्ठ पर एक पृष्ठ पर नहीं करता, प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित करता है, ये भी याद रखिए। तो कौन करता है ऐसा? तो ऐसा लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करता। आप सब लोकसभा का अध्यक्ष करके आएंगे, नहीं करके आएंगे तो 90% तो करके आएंगे। इसका आंसर होगा लोकसभा का महासचिव। अगला क्वेश्चन देखिए,
वैसे वो डिटेल किसकी थी ये डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 94(1) के अनुसार यदि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, हाँ ये आ गया ना, ये इसका है। तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 94(1) के अनुसार यदि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्य नहीं रह जाए तो अपने त्याग पत्र को खाली करना पड़ेगा। सही बात है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत नहीं बल्कि लोकसभा में सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक है। शायद इसमें साधारण लिखा होगा, यह भी गलत है। तो हमने तो देख ही लिया है, केवल 4 ऑप्शन इसमें 4 नंबर सही है, ये मैंने बता ही दिया था आपको और डिटेल से भी पता चल गया। ये हो गया था ना। अगला क्वेश्चन ये हो गया था। अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के कितने भीतर पारित करना आवश्यक है? तो वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के कितने दिनों के भीतर पारित करना आवश्यक है? इसका आंसर 60 हो जाएगा। 60 दिनों के अंदर वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? तो 60 दिन। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इतने बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन और होंगे। पार्ट फर्स्ट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो पार्ट फर्स्ट भी देखिएगा। ये पार्ट है इस सेकंड, ये भी देखिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और मुझे तो लगता है इन दोनों पार्ट्स जो मैंने बनाई हैं इसी में से सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।